क्षेत्र प्रोजेक्ट विस्तार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रोजेक्ट विस्तार के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। प्रोजेक्ट विस्तार पूर्ण नाम है कृषि संसाधनों तक पहुंच हेतु आभासी एकीकृत प्रणाली वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेस। उद्देश्य में कृषि क्षेत्र के लिए एक एकीकृत संगठित डिजिटल परिसंपत्ति तंत्र का निर्माण करना है। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीयता प्रमाणित और अपडेटेड कृषि संसाधनों का एकीकरण। कृषि विस्तार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई को सुदृढ़ करना है। मंत्रालय में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कार्यान्वयन संस्था कृषि एवं किसान कल्याण विभाग DANFW। लक्ष्य में डिजिटल कृषि समाधानों की मापनीयता, स्केलेबिलिटी, सुलभता एवं समावेशिता में सुधार करना। किसानों की प्रतिक्रिया को शामिल करके द्विमार्गी संचार को सक्षम बनाना है। केंद्रीय राज्य अभिसरण और हितधारक के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। किसानों को कार्यवाही योग और वास्तविक समय की परामर्श सेवाओं के माध्यम से सशक्त बनाना है। लक्षित क्षेत्र फसल उत्पादन और विपणन, मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर CSA अभ्यास, मौसम संबंधी परामर्श, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की सरकारी योजनाओं की मंजूरी। प्रमुख विशेषताओं में कृषि विस्तार प्रणाली का डिजिटलीकरण, क्षेत्र विस्तार पर AI संचालित चैटबॉट के साथ एकीकरण, एग्री स्टैक के साथ नियोजित एकीकरण, अग्रिम पंक्ति विस्तार, कार्यकर्ताओं FLEW को डिजिटल उपकरणों और सामग्री निर्माण में प्रशिक्षित करना। संस्थागत सहायता एक स्टेप फाउंडेशन, डिजिटल ग्रीन और IIT मद्रास। वित्त पोषण में मौजूदा संसाधनों के द्वारा कार्यान्वित कोई पृथक कोष आवंटित नहीं किया गया है। एंटिटी लॉकर व्यवसायों एवं संगठनों के दस्तावेजों के प्रबंधन एवं सत्यापन को परिवर्तित करने हेतु डिजाइन किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटिटी लॉकर लॉन्च किया गया है। एंटिटी लॉकर यह विभिन्न प्रकार की संस्थाओं एंटिटी के लिए संगठनात्मक दस्तावेज को संग्रहित, साझा और सत्यापित करने हेतु एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। इसे बड़े संगठनों जिनमें MSME, टूरिस्ट, स्टार्टअप तथा सोसाइटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI का एक महत्वपूर्ण घटक है। विकासकर्ता इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न NEGD द्वारा विकसित किया गया है। उपयोग में सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर विक्रेता सत्यापन, MSME के लिए तीव्र गति से ऋण पूर्ति, FSSAI अनुपालन, दस्तावेजीकरण, GSTN MCA और निविदा प्रक्रिया पर पंजीकरण के दौरान विक्रेता सत्यापन, सुव्यवस्थित कॉर्पोरेट वार्षिक फाइलिंग, MICE पर्यटन मंत्रालय को एक वैश्विक MICE पर्यटन बैठक, प्रोत्साहन और सम्मेलन और प्रदर्शनी गंतव्य के रूप में बढ़ावा दे रहा है। MICE पर्यटन MICE का अर्थ है बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियाँ, मीटिंग
इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। यह पर्यटन का एक विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ पेशेवर, शैक्षिक या प्रचार क्षेत्रों के लिए बड़े समूहों को एक साथ लाया जाता है। MICE के चार प्रमुख तत्व में बैठकें, प्रोत्साहन यात्रा, अपने कर्मचारियों या ग्राहकों को उनके उच्च प्रदर्शन के लिए दी जाने वाली पुरस्कार स्वरूप यात्राएं, सम्मेलन, प्रदर्शनियां। भारत में गिग और प्लेटफॉर्म व्यवस्था। श्रम मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार 2047 तक भारत में गिग वर्कफोर्स बढ़कर 62 मिलियन हो जाएगा। श्रम मंत्रालय से संबंधित वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान VVGNLI के अध्ययन ने गिग श्रमिकों को 2022 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुमानों का उपयोग किया है। गिग अर्थव्यवस्था एक श्रम बाजार है जो पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों की बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों, कॉन्ट्रैक्टर्स और फ्रीलांसर्स पर निर्भर करता है। सामान्य गतिविधियों में फ्रीलांस सेवाएं, खाद्य वितरण, फूड डिलीवरी और डिजिटल कार्य शामिल हैं। गिग श्रमिक वह व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के साथ पूर्णकालिक कर्मचारियों के रूप में कार्य करने की बजाय आमतौर पर एक स्वतंत्र ठेकेदार या फ्रीलांसर के रूप में अल्पकालिक लचीले या कार आधारित टास्क बेस्ड कार में संलग्न होता है। गिग अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्लेटफॉर्म आधारित वे काम खोजने और करने के लिए ऑनलाइन ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, जैसे कि राइड हेलिंग, खाद्य वितरण, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग आदि। गैर प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स वे पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों से बाहर काम करते हैं, जैसे विनिर्माण, घरेलू काम, कृषि आदि क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक। गिग अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख चालक में प्रौद्योगिकी और डिजिटल संरचना, किफ़ायती इंटरनेट और उपकरण श्रमिकों को प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। लचीले काम की मांग, श्रमिक काम के लंबे और कार्य चुनते हैं। श्रमिक काम के घंटे और कार्य चुनते हैं तो जो उन लोगों को आकर्षित करता है जिन्हें कार्यों में लचीलापन की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता मांग बढ़ता मध्यम वर्ग डिलीवरी, राइड हेलिंग और ई-कॉमर्स का मांग को बढ़ाता है। वैश्विक बाजार तक पहुंच। नेस्कॉम एओन रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के गिग कार्यक्रम के 23.5 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अमेरिका और ब्रिटेन भारत के सॉफ्टवेयर, लेखन और मल्टीमीडिया कौशल की तलाश में है। उबर और एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कम लागत के साथ कौशल का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाते हैं। भारत में गिग अर्थव्यवस्था विनियामक ढांचा, केंद्रीय विधान वेतन संहिता 2019 गिग श्रमिकों सहित सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों को एक सार्वजनिक न्यूनतम वेतन और फ्लोर वेज प्रदान किया जाना चाहिए। पीएम जन आरोग्य योजना PMJAY केंद्रीय बजट 2026 में केंद्रीय बजट 25-26 में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को PMJAY कवरेज का विस्तार किया गया, जिससे वे प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक के मौजूदा स्वास्थ्य बीमा लाभों के लिए पात्र हो गए। ई श्रम पोर्टल 2021 में गिग और प्लेटफॉर्म
सहित असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। नवंबर 2025 तक संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पोर्टल पर 31.38 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत थे। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023 के माध्यम से राजस्थान एक समर्पित गिग श्रमिक कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। विशेषताओं में राज्य पोर्टल पर गिग श्रमिकों और एग्रीगेटर्स का अनिवार्य पंजीकरण, एक कल्याण बोर्ड और एक कल्याण कोष, प्रति लेन देन 1 से 2% उपकर द्वारा वित्त पोषित का निर्माण। डार्क पैटर्न हाल ही में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने सभी प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डार्क पैटर्न्स पर सरकार के दिशा निर्देश का पालन करने के लिए कहा है। डिज़ाइन में उपयोग किए जाने वाले सामान्य पैटर्न में छिपी हुई लागत, प्रच्छन्न विज्ञापन, रोच मोटन, कन्फर्म सेमिंग, जबरन निरंतरता, गलत दिशा, कमी या शीघ्रता। डार्क पैटर्न ये भ्रामक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है जो उपभोक्ता को अनपेक्षित विकल्प चुनने के लिए गुमराह या हेरफेर करते हैं। नामकरण में यह एक शब्द वर्ष 2010 में एक यूज़र एक्सपीरियंस यूएक्स डिज़ाइनर हैरी ब्रिंगनल द्वारा दिया गया था। प्रकार ई कॉमर्स में 13 प्रमुख डार्क पैटर्न्स प्रचलित हैं, जिनमें से निम्नलिखित शामिल हैं: मिथ्या तत्कालिकता, बास्केट स्क्रीनिंग, कन्फर्म सेमिंग, बाध्यकारी कार्रवाई, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, इंटरफेस इंटरफेरेंस, बेट एंड स्विच, ड्रिप प्राइसिंग, प्रच्छन्न विज्ञापन, नैगिंग, ट्रिकी क्वेश्चन, सांस बिल्डिंग और रोग मालवेयर। राष्ट्रीय वैश्विक क्षमता केंद्र नीतिगत रूपरेखा। भारतीय उद्योग परिषद CII ने भारत को नवाचार आधारित GCC के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीतिगत रूपरेखा प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में राज्यों, विशेष रूप से Tier 2 शहरों में क्षमता केंद्र स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन हेतु GCC के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा का प्रस्ताव दिया गया है। ये CII की आगामी मॉडल राज्य GCC नीति का पूरक होगा, जो केंद्र और राज्य संबंधों को सुनिश्चित करेगा तथा 2030 तक भारत में GCC की उपस्थिति को दोगुना करेगा। वैश्विक क्षमता केंद्र GCC एक वैश्विक क्षमता ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर GCC बहुपक्षीय निगम MNC द्वारा स्थापित एक रणनीतिक अपतटीय ऑफशोर या निकट तटीय नियर शोर इकाई है, जिसका उद्देश्य विश्व व्यावसायिक कार्यों में आंतरिक क्षमताओं का निर्माण करना है। ये पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां जो IT विकास, वित्त, अनुसंधान और विकास, R&D, मानव संसाधन तथा विश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का प्रबंधन करती है। भूमिका का विकास। प्रारंभ में इन्हें लागत बचाने वाले बैक ऑफिस के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज GCC वैश्विक उद्यमों के लिए नवाचार और डिजिटल
परिवर्तन के रूप में केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। भारत में जीसीसी की स्थिति वैश्विक नेतृत्व। भारत अब विश्व में 50% जीसीसी का केंद्र है। वर्ष 2024 तक नेस्कॉम वैश्विक नेतृत्व। जीसीसी की स्थिति भारत में वैश्विक नेतृत्व। भारत अब विश्व के 50% जीसीसी का केंद्र है। वर्ष 2024 तक नेस्कॉम 2024 इसमें 1600 से अधिक केंद्र थे। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, जेपी मॉर्गन और वॉलमार्ट जैसी प्रमुख कंपनियों ने अपने वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के लिए भारत को चुना है, जिसमें भारत का नेतृत्व और मजबूत हुआ है। रोजगार सृजन। जीसीसी सीधे तौर पर 2.16 मिलियन पेशेवरों को रोजगार देते हैं और लगभग 10.4 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं। नेस्कॉम 2024 आर्थिक योगदान में भारत के जीसीसी ने सकल मूल्यवर्धन 2023-24 से $68 बिलियन का योगदान दिया है। विशेषज्ञों के अनुमान बताते हैं कि वर्ष 2030 तक यह बढ़कर 154 से 199 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जो आईटी निर्यात के बराबर होगा। प्रस्तावित रूपरेखा के प्रमुख बिंदु में सीआईआई ने भारत में एक बैकअप ऑफिस गंतव्य से नवाचार डिजिटल सेवाएं और उच्च मूल्य वाले उद्यम संसाधनों के वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए जीसीसी हेतु एक व्यापक रूपरेखा का सुझाव दिया है। भारत में जीसीसी यात्रा 1990 के दशक में लागत केंद्रित आईटी और बैक ऑफिस केंद्र, 2000 के दशक में बहुकार्यात्मक वितरण केंद्र, 2015 के बाद डिजिटल और नवाचार केंद्र, अब 2020 का दशक वैश्विक उद्यम केंद्र, लचीलापन और डिजिटल परिदृश्य को बढ़ावा दे रहा है। उद्देश्य है प्रस्तावित राष्ट्रीय जीसीसी नीति का उद्देश्य 2030 तक भारत में जीसीसी की उपस्थिति को दोगुना करना है। जीसीसी की लागत बचाने वाली बैक ऑफिस में वैश्विक उद्यमों के लिए अनुसंधान और विकास के पावर हाउस में परिवर्तित करना है। समृद्धि को संधारणीयता, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और संतुलित क्षेत्रीय विकास के साथ जोड़ता है। समृद्धि को संधारणीयता, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और संतुलित क्षेत्रीय विकास के साथ जोड़ना है। यह रूपरेखा समावेशी शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए टियर 2 केंद्रों का विस्तार पर केंद्रित है। नीतिगत स्तंभ। सीआईआई के प्रस्तावित जीसीसी रूपरेखा 3 स्तंभों पर आधारित है। राष्ट्रीय दिशा, एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र और मापन योग्य परिणाम। ये चार प्रमुख सफलता कारकों प्रतिभा, बुनियादी ढांचा, क्षेत्रीय समावेशन और नवाचार का द्वारा समर्थित है। रणनीतिक परिवर्तन। यह नीतिगत रूपरेखा अपना ध्यान लागत कॉस्ट आर्बिट्रेज से घटाकर मूल्य सृजन, वैल्यू क्रिएशन और नवाचार पर केंद्रित करती है, जिससे भारत का प्रमुख वैश्विक जीसीसी केंद्र के रूप में स्थापना हो सके। वैश्विक जीसीसी सर्वोत्तम अभ्यास में सिंगापुर स्मार्ट नेशन पहल और कॉरपोरेट कर प्रोत्साहनों को ने 1600 बहुराष्ट्रीय जीसीसी के लिए एक केंद्र का निर्माण किया। आयरलैंड डबलिन विशेष अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC
क्षेत्रों ने प्रमुख वित्तीय जीसीसी सिटी बैंक जेपी मॉर्गन को आकर्षित किया है। फिलीपींस अंग्रेजी बोलने वाले युवाओं की अधिक संख्या का लाभ उठाकर वॉइस आधारित जीसीसी में अपना प्रभाव स्थापित किया है। पोलैंड यूरोपीय संघ समर्पित नवाचार प्रोत्साहनों ने पोलैंड को इंजीनियरिंग जीसीसी का केंद्र बना दिया। अमेरिका जीसीसी अनुसंधान और विकास पर क्रेडिट ने नवाचार आधारित जीसीसी विकास को बढ़ावा दिया है। बीमा सुगम पोर्टल हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण एडाई ने बीमा सुगम पोर्टल को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है, जो सभी बीमा सेवाओं के लिए एक एकीकृत मार्केट प्लेस है। सुगम बीमा यह है बीमा क्षेत्र के सभी हितधारकों, उपभोक्ताओं, बीमाकर्ताओं, मध्यस्थ एवं एजेंटों के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस है। इसका उद्देश्य बीमा मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता, दक्षता, सहयोग को बढ़ावा देना है। राजपत्र अधिसूचना 20 मार्च 2024 के अनुसार विनियामक संस्थाएं बीमा सुगम पोर्टल भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण एडाई की एक पहल है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। समर्थन इसे जीवन बीमा परिषद और सामान्य बीमा परिषद जीआईसी का समर्थन प्राप्त है। बीमा ट्रिनिटी का भाग है। ये एडाई द्वारा संकल्पित बीमा त्रय का एक हिस्सा है, जिसमें बीमा विस्तार, एक व्यापक बीमा उत्पाद, बीमा वाहक, महिलाओं पर केंद्रित वितरण चैनल भी शामिल है। इसका लक्ष्य बीमा क्षेत्र की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई या अमेजन के रूप में कार्य करना है, जो सभी बीमा पॉलिसियों के लिए आसान पहुंच, खरीद, प्रबंधन, नवीकरण और दावों के निपटान की सुविधा प्रदान करता है। ऊर्जा और खनन राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन हाल ही में खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM के तहत 7 उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्कृष्टता केंद्रों के बारे में देखें तो उत्कृष्टता केंद्र COE NCMM के तहत नामित अनुसंधान केंद्र उद्देश्य में प्राथमिक संसाधनों, प्राकृतिक निक्षेप एवं द्वितीयक संसाधनों पुनर्चक्रण या पुनर्प्राप्ति में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहचान, निष्कर्षण तथा परिष्करण प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर TRL 7 और 8 पायलट प्लांट पूर्व व्यावसायिक प्रदर्शन तथा प्रौद्योगिकी का विकास करना, अंतर्विषयक अनुसंधान और दक्षता निर्माण को बढ़ावा देना। वित्त पोषण मॉडल में शहरी अनुसंधान एवं विकास R&D योजनाओं, उद्योग सहयोग और उद्यम पूंजी समर्थन के माध्यम से परियोजना आधारित प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर TRL यह एक व्यवस्थित पैमाना है जिसका उपयोग कोई प्रौद्योगिकी की परिपक्वता को मापने के लिए किया जाता है। यह बुनियादी अनुसंधान TRL 1 से लेकर बाजार में पूर्णतः परिचालन प्रणालियों TRL 9 तक विस्तृत होता है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM जनवरी 2025 में प्रारंभ किया गया। अवधि 7 वर्ष 2024-25 से 2030-31 प्रस्तावित व्यय में 16,300 करोड़। अपेक्षित PSU प्लस हितधारक निवेश में 18,000 करोड़ रुपए। उद्देश्य में महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना। महत्वपूर्ण खनिज में क्रिटिकल मिनरल्स महत्वपूर्ण खनिज वे खनिज हैं जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक है: आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण जैसे सौर, पवन, EV भंडारण, इनकी सीमित उपलब्धता तथा भौगोलिक संकेंद्रण, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी
सुविधाएं उत्पन्न करता है। पृष्ठभूमि खान मंत्रालय की समिति 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की। एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मिथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकेल, पीजीई, फास्फोरस, पोटास, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम, कैडमियम, MMDR अधिनियम 1957 की अनुसूची 1 के भाग डी में 24 खनिजों को शामिल किया गया है। भाग डी में शामिल करने के प्रमुख निहितार्थ केंद्र सरकार को निम्नलिखित के लिए अनन्य आधारित अधिकार प्राप्त होता है। खनन पट्टी की नीलामी। इन 24 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए कंपोस्टिंग लाइसेंस की नीलामी वित्त वर्ष 2024-25 में से 2030-31 के लिए NCMM के प्रमुख लक्ष्य में 1200 घरेलू महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण परियोजनाएं, 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम परिसंपत्ति अधिग्रहण, 24 निजी विदेशी कंपनी परिसंपत्ति अधिग्रहण, 400 किलो टन का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग लक्ष्य है। मूल श्रृंखला में 1000 पेटेंट दाखिल करना है। 10,000 पेशेवरों का प्रशिक्षण, 4 प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना, जल उत्कृष्टता केंद्र, 5 खनिज भंडार। प्रमुख सिफारिश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्कृष्टता केंद्र, CECM, महत्वपूर्ण खनिजों की सूची को विनियमित रूप में अपडेट करने की सिफारिश, रणनीति और रोडमैप का मार्गदर्शन करना। NCMM के प्रमुख घटक में अपारंपरिक या द्वितीयक खनिज रिकवरी, पायलट पहल, ओवरबर्डन माइन टेलिंग्स, फ्लाई ऐश, रेड मड से खनिज को पुनः प्राप्त करने के लिए पायलट परियोजना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लक्ष्य औद्योगिक उत्पादों को रणनीतिक खनिज परिसंपत्तियों में बदलना है। 1500 करोड़ के पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना कैबिनेट द्वारा अनुमोदित है। इसका उद्देश्य ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी स्वैप और जीवन कालावधि पूर्ण कर चुके वाहनों के पुर्जे जैसे द्वितीयक क्षेत्रों से पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। लक्षित परिणाम में 270 किलो टन प्रति वर्ष के पुनर्चक्रण क्षमता का निर्माण करना है। 40 किलो टन महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन करना है। 8,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करना है। लगभग 70,000 रोजगार सृजित करना है। NCMM के घटक में घरेलू महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में वृद्धि, विदेशों महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्ति का अधिग्रहण, महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण, व्यापार और बाजार, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और रणनीतिक प्रगति, मानव संसाधन विकास और प्रभावी नीति, वित्त पोषण, राजकोषीय प्रोत्साहन विकसित करना। भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व, सौर ऊर्जा खनिज, प्रमुख खनिज सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम, गैलियम, फोटोवोल्टिक PV सेल में उपयोग किए जाते हैं। नवंबर 2025 में सौर ऊर्जा में कुल प्रयुक्त क्षमता 132.85 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो नवंबर 2024 के 94.17 गीगावाट की तुलना में 41% से ज़्यादा की वृद्धि है। पवन ऊर्जा में प्रमुख खनिज में डिस्प्रोसियम, नियोडियम, दुर्लभ मृदा रेयर अर्थ
रेयर अर्थ पवन टर्बाइनों विंड टर्बाइंस के लिए स्थायी बिंदुओं परमानेंट मैग्नेट्स के उपयोग किए जाते हैं। लक्ष्य 2030 तक पवन क्षमता 42 गीगावाट से 140 गीगावाट करना है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रमुख खनिज में लिथियम, निकल, कोबाल्ट। सरकारी प्रोत्साहन गवर्नमेंट पुश 2030 तक 30% ईवी पैट पेनेट्रेशन लिथियम आयन बैटरियों में उपयोग किए जाते हैं। ऊर्जा भंडारण नवीकरणीय एकीकरण रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के लिए लिथियम आयन प्रणालियों का उपयोग करके भंडारण की आवश्यकता होती है। लिथियम आयन बैटरियां निम्नलिखित पर निर्भर करती हैं: लिथियम, कोबाल्ट, निकल में उद्देश्य में घरेलू प्लस विदेशी स्रोतों का उपयोग करके भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है। निम्नलिखित में सुधार करके मूल्य श्रृंखलाओं वैल्यू चेन को मजबूत करना है। तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र, विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र, वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र, अन्वेषण, उसके बाद खनन, फिर प्रसंस्करण, फिर पुनर्चक्रण में नवाचार, फिर कौशल और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए NCMM के तहत नवाचार और पेटेंट प्रोत्साहन। लक्ष्य वित्त वर्ष 2030-31 तक महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में 1000 पेटेंट बनाना है। NCMM के तहत उत्कृष्टता केंद्रों के लिए दिशा निर्देश मंजूर 6 अप्रैल 2025। उद्देश्य में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाना है, जो भारत के ऊर्जा संक्रमण और रणनीतिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। नए पेटेंट के अंतर्गत शामिल क्षेत्र में अन्वेषण, निष्कर्षण, प्रसंस्करण, उन्नत अनुप्रयोग। उदाहरणों में निम्नलिखित पर शोध शामिल हैं: इटरबियम डोप्स, मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, निकल वैनेडेटेड थिन फिल्म्स, टंगस्टन पॉलीमर कंपोजिट मोल्ड्स, टेंटलम डोप्स, NaSiCO1, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट्स, उन्नत एनोड सामग्री। शामिल खनिज में लिथियम, निकल, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, इटरबियम, टेंटलम। भारत की जैव अर्थव्यवस्था में जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 IBER 2025 जारी की गई। बाजार का आकार और वृद्धि $86 बिलियन 2020 से $165 बिलियन 2024 में 5 वर्षों में लगभग दोगुना हो गया। पहुंच का अनुमान 2030 तक $300 बिलियन, 2047 तक $1 ट्रिलियन। CAGR में 10.6 2024 से 30 तक और 30 से 47 तक 7.5%। GDP में योगदान 2024 में भारत में GDP में 4.2% से अधिक का योगदान और USA और चीन के समतुल्य लेकिन स्पेन और इटली जैसी अर्थव्यवस्थाओं में GDP का 20% से अधिक काफ़ी कम है। क्षेत्रवार योगदान में 2024 में बायो इंडस्ट्रियल 47.2% का योगदान, $78.2 बिलियन, जैव ईंधन, एंजाइम, बायो प्लास्टिक्स में, बायो फार्मा में 35.2% का योगदान, जिसमें टीके, निदान, चिकित्सा आते हैं, जो अब $58.4 बिलियन हो गए हैं। बायो सर्विसेज में 9.4%, $15.6 बिलियन सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला है। अनुबंध अनुसंधान AI, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो एग्री 8.1%, $13.5 बिलियन। BT कपास, जैव उर्वरक, कंपनियों एवं और रोजगार में कंपनियों में 3 वर्षों में 90% की वृद्धि हुई है। 5,365 2021 में और 10,075 2024 में। 2030 तक पुनः अनुमान दोगुना होने की उम्मीद है। रोजगार क्षमता 2030 तक लगभग 35 मिलियन रोजगार।
क्षेत्रीय एकाग्रता महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश कुल मूल्य का 2/3 से अधिक भाग निर्माण करते हैं। 2/3, जिसमें पूर्वी प्लस उत्तर पूर्वी क्षेत्र का 6% से कम योगदान देते हैं। बृहद क्षेत्रीय असंतुलन। स्टार्टअप इकोसिस्टम बायोटेक 2024 में 1544 नए स्टार्टअप अग्रणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। जैव अर्थव्यवस्था FAO के अनुसार जैव अर्थव्यवस्था एक सतत अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्पाद, प्रक्रियाओं और सेवाएं प्रदान करने हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के साथ नवाचार के साथ जैविक संसाधनों का उत्पादन, उपयोग और संरक्षण भारत की जैव अर्थव्यवस्था के प्रमुख लाभ हैं। प्रमुख क्षेत्र में औद्योगिक एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग 50% से कम 50% लगभग जैव ईंधन, गन्ना, मक्का आदि के किण्वन के माध्यम से इथेनॉल का उत्पादन। बायोप्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल विकल्प हैं। जैव आधारित रसायन और एंजाइम हैं। फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य क्षेत्र में 35% टीके, वैक्सीन द्वारा। भारतीय फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य क्षेत्र में 35% योगदान है। टीके भारत में वैश्विक उत्पादन के रूप में बायोमेडिकल विज्ञान और चिकित्सा में प्रौद्योगिकी है। फार्मास्यूटिकल एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में 35% टीके, बायोमेडिकल निदान, चिकित्सा, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी में विनियामक बाधाओं के कारण कम उपयोग किया जाता है, जैसे कि GM फसलें, फसल सुधार, जैव आवर्धन, जैव कीटनाशक, परिशुद्ध कृषि, प्रिसीजन एग्रीकल्चर अनुसंधान और बायो इन्फॉर्मेटिक्स और IT 2024 में रेलवे 2024 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला है। बायो सॉफ्टवेयर, क्लिनिकल परीक्षण, सिंथेटिक बायोलॉजी, तेज़ी से अनुसंधान के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार। पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी में अपशिष्ट ऊर्जा जैव आधारित प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRCA 2012 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा की गई स्थापना एक गैर सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह उद्योग अकादमिक इंटरफेस और रक्षित फंडिंग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, IP प्रसंस्करण, मैनेजमेंट जैसे पहलुओं को लागू करता है। प्रमुख वैज्ञानिक सफलताएं में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 99 विद्युत समुदायों के 10,074 भारतीयों की संपूर्ण DNA अंकों की
प्रमुख औद्योगिक सफलताओं में 99 जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 99 विविध समुदायों 10,074 भारतीयों को संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण पूरी की। भारतीय जनसंख्या के लिए पहला जीनोम बनाया गया। 20 राष्ट्रीय संस्थानों के लिए डीबीटी द्वारा प्रोत्साहन किया गया। कैंसर के लिए स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी, बी सेल नॉन हाइजीन लिम्फोम, बी सेल नॉन हाइजीन लिम्फोमा के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी क्वारेट्सी का शुभारंभ किया है। नेफिथ्रोमाइसिन AMR रोगाणुरोधी प्रतिरोध के मार्ग नेथिप्रोमाइसिन AMR रोग प्रतिरोधी के विरुद्ध भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक वॉकहार्ड द्वारा विकसित BIRAC द्वारा समर्थित है। उन्नत टीके नीमोशील्ड